शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से से। ठीक है, साइंस वाला जो पहली खबर है वो हम देखने वाले हैं MADS27। एक जीन की खोज की गई है। ये जीन किस प्रकार से एग्रीकल्चर के फील्ड में उपयोगी है, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिकों को एक नया रास्ता मिल गया है जिससे वो रेगुलेट कर पाएंगे नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को प्लांट्स में। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स रहते हैं उसकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लांट अपने में नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। तो उसको जो सोखते हैं, अब वैज्ञानिक उसको कंट्रोल या फिर रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसान लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। इससे एक तो पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है, दूसरी हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन है ना वो भी प्रभावित होता है और मिट्टी में खारापन बढ़ते जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन की सही मात्रा अपने खेतों में, पौधों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, इन्होंने जो अध्ययन किया है, जो माइक्रो एनो आरएनए होता है ना, वो कैसा हो जाता है, चेंज होते रहता है, विनिमय करते रहता है। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है जीन को, जो रेगुलेट करेगा नाइट्रोट के एब्जॉर्प्शन को, रूट के डेवलपमेंट को, और स्ट्रेस जो आती है पौधों में उसको टॉलरेंस दी जा सके। अब यहाँ पर बताया जाता है पौधों के बारे में। जो पौधे रहते हैं मेनली एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन। कहाँ से? मिट्टी से। किस रूप में? नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को सोखते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन एक पार्ट होता है क्लोरोफिल का, अमीनो एसिड्स का एंड न्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाती है। अब बताया जा रहा है देयर इज़ ए नीड टू रेगुलेट एंड ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन इनटेक इन प्लांट। आज के टाइम में ज़रूरत है कि नाइट्रोजन जो कि इनटेक कर रहे हैं प्लांट्स, उसको हम रेगुलेट कर सकें, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें उसके इनटेक को। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत ज़्यादा जो आप डंपिंग कर देते हो सॉइल और वाटर में, वो उसको हम रोक सकें। मतलब कम से कम में किसान लोग अपना काम चला सकें यूरिया या फिर नाइट्रोजन से। हार्मोन ऑक्सिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वेल डेवलप्ड रूट्स एक्रॉस द प्लांट। जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? हार्मोन ऑक्सिन जिम्मेदार है। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करता है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को। अल्टरनेट पैथवे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो रेगुलेटरी माइक्रो आरएनए का विनिमय होता है, चेंजेस होता है, वो किस में चेंजेस हो जाता है? MIR444 में। इज नॉन टू टर्न ऑफ एटलीस्ट 5 जीन्स। ठीक है, कार्ल मेट्सबॉक्स ट्रांजिशन फैक्टर जीन्स। MIR444 का जो टारगेट जीन्स रहता है, जिसको हम MADS27 कह रहे हैं, इसके 3 प्रभाव यहाँ देखने को मिले हैं। पहली बात, ये रेगुलेट करता है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को, दूसरा रूट का डेवलपमेंट, और तीसरा होता है स्ट्रेस टॉलरेंस को। टिंकरिंग विथ MEDS27 में हेल्प रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन एंड इंजीनियर एबियोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। ये इसके फ़ायदे बताए गए हैं, एक दो ठे यहाँ पर। तो ये जो खोज की गई है किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में सबसे शुरू में बताया जा रहा है रिसर्चर्स लोग। ठीक है, और इसमें शामिल थे कौन? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु, NCBS TIFR, इन लोगों ने मिलकर के काम किया है और एक नए रास्ते की खोज की है जो कि रेगुलेट कर सकता है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को। किसमें? प्लांट्स में। पौधे नाइट्रोजन को कितना एब्जॉर्ब करेंगे, कितनी मात्रा हमें नाइट्रोजन की देनी है, इसको यदि कंट्रोल किया जा सकता है ना, तो वो किसके द्वारा संभव हो पाया है?
मेड्स 27 जीन के माध्यम से। ये रेगुलेट करता है नाइट्रोजन के एब्सॉर्प्शन को, जड़ों के विकास को। इसके अलावा जो स्ट्रेस टॉलरेंस रहती है जो कि एक्टिवेट होती किसके द्वारा, माइक्रो आरएनए और MIR444 के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑफर करता है एक रास्ता ताकि कंट्रोल किया जा सके ये जितनी भी प्रॉपर्टी देखी गई हैं प्लांट्स की उनको। तो रिसर्चर ने जो अध्ययन किया था इस मैकेनिज्म को, वो बोथ में, चावल में और दूसरा टोबैको के प्लांट्स में। रिसर्च को पब्लिश किया गया था जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में। नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, नाइट्रोजन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है किसी भी पौधे के विकास के लिए। ये नाइट्रोजन क्लोरोफिल का, एमिनो एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट हुआ करता है। ठीक है, इसका मेन सोर्स कहाँ है, सॉइल है, वेयर इट इज़ मेनली एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम बाय रूट्स। जड़ इसको सोखती हैं अमोनियम के रूप में और नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन के इस्तेमाल ये सीधे अपना नहीं करते हैं। नाइट्रेट के बारे में बताया जाता है, नाइट्रेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग जीनोम वाइड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जिससे क्या होता है, इससे होता ये है जो रूट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है ना, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फ्लावरिंग टाइम कंट्रोल होगा, लीफ डेवलपमेंट इत्यादि, इन सब के लिए नाइट्रेट का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार से कई सारे जो इस प्रकार के एक्शंस हैं वो किस पर निर्भर हैं, रूट्स पर निर्भर है। टू एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोट। जड़ का पहला काम क्या है, वो सोखेगी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, वो नाइट्रेट को एब्सॉर्ब करेगी और फिर इन टर्न रेगुलेट प्लांट डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूजफुल एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब नाइट्रेट का ओवर यूज़ भी हो जाता है। ओवर यूज़ कौन करता है, किसान लोग ही इसका ओवर यूज़ करते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट डेवलपमेंट एंड आल्सो फॉर ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, आपने खेत में यदि अनाज बोया है तो आपकी फसल के डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा ग्रेन का जो प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके लिए नाइट्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर भी ओवर यूज़ यदि कोई किसान करता है नाइट्रेट का फर्टिलाइज़र के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पर कैन लीड टू डंपिंग ऑफ नाइट्रेट। इसका मतलब ये है नाइट्रेट आपने बहुत ज़्यादा खेतों में डाल दिया है इन द सॉइल विच लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन द वाटर एंड सॉइल। अब इससे क्या होगा, जो नाइट्रेट है बहुत ज़्यादा पानी में और मिट्टी में जमा होते जाएगा। इससे होगा वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। इसके अलावा इससे हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के कंट्रीब्यूशन में भी मदद मिलेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए देयर शुड बी ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नाइट्रेट। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि नाइट्रेट की सही सही मात्रा का इस्तेमाल हमको करना है। ठीक है, तो इसीलिए जो पूरी प्रोसेस है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन की टेक प्लेस इन द रूट्स। ठीक है, मेन काम कौन करता है, जड़ें करती हैं। ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम इज़ नीडेड फॉर दिस टू टेक प्लेस ऑप्टिमली। ठीक है, इसके लिए जड़ों का विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्मोन ऑक्सिन के बारे में यहाँ बताया जाता है। ठीक है, तो एक लेवल पर जिसको जाना जाता है कि जो हार्मोन ऑक्सिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल है जड़ों के अच्छी तरह से विकास के लिए पूरे सभी प्लांट्स में। तो ए नंबर ऑफ जीन्स आर नोन टू हेल्प। ठीक है, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि जाने जाते हैं हेल्प के लिए ऑक्सिन के प्रोडक्शन के साथ साथ इम्प्रूव नाइट्रेट ट्रांसपोर्ट को, इसके अलावा एसिमुलेटिन इन प्लांट्स। रेगुलेटरी स्विचेस किस प्रकार से हो रहा है, बदलाव, चेंजेस या फिर विनिमय किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर दीजिए कि ये जो रूट है, ये जो पद खोजा गया है, कई सारे जो जीन रेगुलेटरी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, चेंजेस होते रहते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को और रूट के डेवलपमेंट को, सच एज द माइक्रो आरएनए,
MIR, ट्रिपल आर, ये जाने जाते हैं मोनोकोट प्लांट्स सच एज राइस। ठीक है, राइस में इस प्रकार के जीन्स हमको देखने को मिलते हैं। तो जो माइक्रो RNA हैं जिसको हम MIR, ट्रिपल आर बोल रहे हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक है किसके लिए? मोनोकोट, जैसे कि चावल के लिए। चावल में ये माइक्रो RNA पाया जाता है। तो जब ये बन नहीं पाएगा तो इसका जो टारगेट है वो है क्या? MADS27 इज़ प्रोड्यूस्ड इन हायर अबडेंस। ठीक है, जब ये नहीं बनेगा तो इसका टारगेट क्या हो जाएगा? MADS27 हो जाएगा। और ये कैसे उत्पन्न होगा? इसका जो प्रोडक्शन है वो हायर रहेगा, ऑब्डेंस में रहेगा पर्याप्त मात्रा में, और ये इम्प्रूव्स करेगा बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन ऑक्सिन को, जो कि क्या है? की है फॉर रूट डेवलपमेंट एंड इट्स ब्रांचिंग के लिए। इसका मतलब जो है काम की चीज़ यहाँ पर MADS27 ही है। और ये कब होता है? जब जो MIR, ट्रिपल आर है ना, वो क्या हो? जब वो कम से कम विकसित हो। दिस रेगुलेटरी MIR, ट्रिपल आर स्विच इज नॉन टू टर्न ऑफ एट लीस्ट 5 जीन्स, ठीक है, कॉल्ड मैड्स-बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन। अब ये जाना जाता है टर्न ऑफ करने के लिए कम से कम 5 जीन्स को, जिनका नाम यहाँ पर रखा गया है मैड्स-बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन। आगे बताया जा रहा है, आज ये जो अध्ययन किया गया है, इस प्रकार का अध्ययन पहले कभी नहीं किया गया है। साइंस वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया एंड पेटेंट लॉ से रिलेटेड। पार्टिकुलर हम पेटेंट लॉ देखेंगे किसके मामले में? मेडिकल के फील्ड में। इसमें ऐसा बताया जाता है कि सरकार क्या काम कर रही है आज के टाइम में ने, जल्दी जल्दी पेटेंट के अधिकार दे रही। इस चक्कर में क्या हो जाता? उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ हो सकता है उसने फर्जी पेटेंट दे दी हो। अब जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या काम करेगा? अपील करेगा पेटेंट की कि भाई देखो ये इसके पेटेंट को रद्द किया जाना चाहिए। तो सरकार ने जो टाइम पीरियड था उसको कम कर दिया है। जैसे पहले 1 साल तक आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अब सरकार आपको 6 महीने का ही टाइम दे रही है ना। तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक और बात कही जाती है कि मोनोपोली यहाँ पर इस्टेब्लिश होने का डर है, ठीक है। और यदि कहीं भी किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली स्थापित हो जाती है ना, तो उससे क्या होगा? फिर वो कंपनी अपने को दाम बढ़ा देगी और फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जब बहुत सारी कंपनियां रहती हैं तो कंपटीशन रहता है और ग्राहकों तक चीज़ें कम दाम में पहुंच पाती। यदि किसी कंपनी ने मोनोपोली स्थापित करती तो फिर वो पूरे मार्केट को हथिया लेती है, ठीक है। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई जाती है। तो जो नई सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से, वो जो अवधि है, टाइम पीरियड है, उसको कम कर दिया गया है, जिसके भीतर में पेटेंट के आवेदनों को 6 महीने तक चुनौती दी जा सकती है। देखिए, ये जो डिसीजन लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंडियन पेटेंट्स ऑफिस है उसकी तरफ से, वो निगेटिवली इम्पैक्ट डालने वाला जेनरिक के कंपटीशन में, गोली दवाई के कंपटीशन में। इसके अलावा जो सप्लाई है वर्ल्ड वाइड, रिलाइंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन मेड इन इंडिया, ठीक है, कंपटीशन भी प्रभावित होगा, उसकी जो सप्लाई है वो भी प्रभावित होने वाली है। मोनोपोली हो जाएगी ग्रांटेड बाय पेटेंट ऑफिसेस ऑन मेडिकल प्रोडक्ट कीप इन प्राइस हाई, ठीक है। अब हमको तो पेटेंट मिल गया है, हमारी मोनोपोली हो गई है, अब हमें कोई हमारे इसको रद्द नहीं कर पाएगा क्योंकि सामने वाले के पास 6 महीने का ही टाइम, ठीक है। इससे क्या है, प्राइस भी हाई हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं फ्रॉम सप्लाइंग लो कॉस्ट जेनरिक ड्रग, क्योंकि ये लोग बहुत कम कीमत में सप्लाई करते हैं ड्रग्स को। 2005 में लॉ मेकर्स के द्वारा कुछ इसके अलावा जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अमेंडमेंट किया था इंडियन पेटेंट लॉ में, ताकि इंश्योर किया जा सके जो इंडियन पेटेंट ऑफिस जो कि ग्रांट करता है आपको पेटेंट देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यदि कोई दवाई, कोरोना की वैक्सीन निकाली है तो मुझे पेटेंट मिल जाएगा 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कि अब
इस नाम की दवा केवल आप ही बना सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन पर आपका अधिकार, क्योंकि आपने रिसर्च की है, आपने खर्चा किया है। दूसरी कोई कंपनी उस चीज़ को नहीं बना सकती। ये होता है पेटेंट, है ना। तो जो पेटेंट ऑफिस है वो ग्रांट करता है क्या चीज़, आपको पेटेंट देता है। ये जो तो 2005 में ऐसी बात कही गई थी कि देखिए, जो पुरानी जो खोज है या फिर साइंस है, कोई गोली दवाई यदि खोजी गई है तो हम उसको मोनोपोली स्थापित नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की ग्रांट नहीं देने वाले हैं, ऐसा कहा गया था पब्लिक डोमेन में। अब आगे ये बताया जा रहा है, अभी जो नया लॉ है जो कि प्रिवेंट करता है ड्रग कॉरपोरेशंस को फ्रॉम इंडुलजिंग इन एवरग्रीनिंग। इंडुलजिंग मतलब लिप्त होना, एवरग्रीनिंग ए कॉमन एब्यूसिंग पेटेंटिंग प्रैक्टिस एम्ड एट ऑब्टेनिंग सेपरेट पेटेंट मोनोपोलीज रिलेटिंग टू द सेम मेडिसिन। ठीक है, एक सी मेडिसिन के लिए जो धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के हिसाब से न्यू लॉ लाए गए हैं। ठीक है, तो एंड टू ब्रिंग्स दिस टू नोटिस ऑफ द पेटेंट एग्जामिनर्स द अमेंडमेंट पेटेंट लॉ अलाउड एनी पर्सन। तो इसमें क्या होता था, प्री ग्रांट अपोजिशन एनी टाइम आप कर सकते थे बिफोर द पेटेंट ऑफिस डिसाइडेड टू ग्रांट और रिजेक्ट द पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे अभी कोई कार्यवाही चल रही है ऑफिस में, उसके पहले भी यदि आपने कोई आवेदन लगा दिया है उसको कैंसिल करने के लिए, तो वो जो है प्री ग्रांट एप्लीकेशन सक्सेस हो जाता था। लेकिन अभी अभी हाल में ऐसा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन की तरफ से जो पीरियड होता था विच पेटेंट एप्लीकेशन आर ओपन टू चैलेंज बाय द पब्लिक बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए मर 6 मंथ। पहले ये ज़्यादा टाइम रहा होगा तो इसको उन्होंने 6 महीने में कर दिया। अब 6 महीने में आपने कर दिया है तो ढेर सारे एप्लीकेशन आएंगे। हो सकता है कई लोग आवेदन ही ना कर पाएँ, आपत्ति ही ना जता पाएँ कि देखो ये हमारी कॉपी कर रहे हैं करके। ठीक है, तो जब से जो इंडियन पेटेंट ऑफिसर रिसीव करने लगा है एवरेज 50,000 पेटेंट एप्लीकेशन एक साल में, तो एग्जामिनर्स क्या कर देते हैं, जनरली मिस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो उनके द्वारा गलती हो जाती है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो अच्छे से उनका अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि ढेर सारे उनके पास एप्लीकेशन आ गए हैं, वो भी पार्टिकुलर 6 महीने के अंदर में ही। हाल ही में एक फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट्स का अध्ययन हुआ है इंडिया में, जिसने ये बताया है कि देखिए 10 में से 7 ऐसे पेटेंट्स हैं जो ग्रांट किए गए हैं जिनमें एरर है बाय इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से। तो एक जो रोबस्ट प्री ग्रांट अपोजिशन सिस्टम प्रोवाइड करता है एक एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर को। ठीक है, यदि प्री ग्रांट एप्लीकेशन ही हो जाए, ग्रांट करने से पहले ही यदि कोई व्यक्ति अपोजिशन कर सकता है, तो ये एक प्रकार से सुरक्षा की नई लेयर हो जाती है। इससे प्रिवेंट होगा ग्रांट ऑफ फ्रिवोलस मतलब सिली या तो गलत टाइप के जो पेटेंट होते हैं थ्रू थर्ड पार्टीज पार्टिसिपेशन इन द रिव्यू प्रोसेस।